रहमतों भरे जुम्मे के बाबरकत दिन का आगाज हो चुका था। सुबह की नर्म रूप पहली किरणें सादैन हवेली की वसी लॉन में उतरना शुरू हुई तो उसकी लकड़ी के मुनक्किस दरवाजे चौपट खोल दिए गए थे, जहां जरूरतमंद लोग खैरात के लिए एक लाइन में खड़े हो गए थे। ये हर जुम्मे का मामूल था। सादत गाजी तमाम मकीनों का सदका और खैरात किया करते थे, जो सुबह सवेरे से ही शुरू होकर जुम्मे की अजान तक होने तक जारी रहता था। शावर लेने के बाद खूबसूरत सी कढ़ाई वाले टी पिंक कलर के सूट में मलबूस, नमाज के से अंदाज में दुपट्टा चेहरे के गिर्द लपेटे, वो भी नीचे ही मौजूद थे, जहां एक बड़ा सा कमरा इबादत के लिए मुख्तस किया गया था। उस कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था। सादगी और खूबसूरती से सजे उस कमरे में जुम्मे के दिन जोहर की नमाज सब खवातीन साथ ही अदा करती थीं। दीवार गिर अलमारियों में कुरान पाक, वज़ाइफ और दूसरी इस्लामिक किताबें मौजूद थी। उसके अलावा जाय नमाज और जमाज की चादरें भी सलीके से सजी थीं। अगरबत्ती और लोबान की खुशबू से पूरा कमरा महक रखा था। जब तक दादी जान हयात थी, अपना ज़्यादातर वक्त वो इसी कमरे में इबादत करते हुए गुजारा करती थी। अपनी निगरानी में रोज़ वहाँ की सफाई करवा कर सुबह सवेरे ही तिलावत से अपने दिन का आगाज़ किया करती थी। दादी जान की वफात पाने के बाद सफाई तो अब भी रोज़ाना की जाती थी, लेकिन अब वहाँ तिलावत और कलाम पाक से दिन का आगाज़ करने के लिए किसी के पास इतना वक्त ही नहीं था। सबका अपना ही एक बिजी शेड्यूल था। ज़मीर गाजी और वजाहत गाजी ऑफिस के लिए निकल रहे थे। वो भी जुम्मे के दिन की मखसूस सूरतें पढ़ने के बाद अपनी स्याह चादर ओढ़े जामे जाने के लिए पोर्टिको में खड़ी थी। जब ज़मीर गाजी ने कितने ही नोट वॉलेट से निकालकर रेशम के सर से वारे थे, वो उनके अंदाज पर मुस्कुरा दी थी। हवेली की पहली बेटी होने की हैसियत से सब ने ही उसके लाड उठाए थे। मैंने सुना है तुम ड्राइविंग सीखना चाह रही हो। वजाहत ताया के अचानक से पूछ लेने पर वो गड़बड़ा उठी। जी जी ताया जान, लेकिन बाबा मना कर रहे हैं। उसने अदब से कहते साथ ही शिकायत भी कर डाली। क्यों मेरी बेटी को मना कर रहे हो ज़मीर? तुम उदास मत हो, सलाड सिखा देगा तुम्हें। उसके सर पर हाथ फेरते हुए वो शफकत से बोले। लेकिन भाईजान, ज़मीर गाजी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन वो हाथ उठाकर रोक गए। बाबा जान की मत करो, उनसे मैं बात कर लूँगा। तुम मेरी बेटी को मत रोका करो किसी काम से, उससे अपने शौक पूरे करने दो। वजाहत गाजी तो उसकी आंख में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आप नहीं चाहेंगे तो मैं नहीं सीखूंगी ताया जान। नजरें झुकाए वो धीमी सी आवाज में बोली। मैं क्यों नहीं चाहूंगा भाई, मैं तो चाहता हूं तुम अपने हर शौक पूरे करो। वो मोहब्बत से कह रहे थे, जबकि यूनी जाने के लिए उसके मुंतजर खड़े यूसुफ ने बेख्तियार गहरा सांस भरते हुए जेर लब अस्तगफिरुल्लाह कहा था। उसका इतना फर्माबरदार रूप तो उसके लिए अनोखा था। जब वो यूसुफ के साथ होती थी तब कोई उसके अंदाज मुलाहिजा करता जरा। ज़रूरतमंदों में अभी भी राशन तकसीम किया जा रहा था, जो सादत गाजी और सालार अपनी निगरानी में करवा रहे थे। हवेली की खवातीन जोहर के खाने की तैयारी में मसरूफ़ थीं, जिसके बाद उन्होंने नमाज की अदायगी का एहतमाम करना था। आज यूनी का लास्ट डे था, फिर तो एग्ज़ाम्स शुरू हो जाने थे। कुछ देर बाद अपनी स्याह चादर ओढ़े वो उसकी गाड़ी में मौजूद थी, जो ध्यान से ड्राइव कर रहा था। जुम्मे की मुनासबत से उसने कुर्ता शलवार जेब तन कर रखा था। स्याह रंग उसकी जिसामत पर जचता भी खूब था। क्लासेस अटेंड करोगे या मुझे ड्रॉप करके वापस आ जाओगे? खामोश गाड़ी में उसकी खनकती सी आवाज़ उभरी। क्लासेस नहीं ले सकता, हवेली में कुछ काम है, लेने आ जाऊंगा आपको। ऊंचे नीचे पथरीले रास्तों से वो मोहताज से गाड़ी गुजार रहा था। मुझे आज यूनी नहीं जाना। बैक व्यू मिरर पर नजर आती उसकी ग्लासेस से ढकी आंखों को देखते हुए वो बोली। मतलब? यूसुफ ने नासमझी से सवालिया अंदाज में पूछते हुए गाड़ी की स्पीड आहिस्ता कर दी थी। वापस हवेली ले चलूं? उसके पूछने पर वो इनकार कर गई। झील पर ले चलो। वहाँ क्या काम है आपको? कोई काम नहीं है। फिर मैं नहीं ले जा सकता। यूसुफ, रेशाम ने सिर्फ उसका नाम लेने पर इक्तफा किया था। नहीं लेकर जाओगे तो यहीं उतार दो, मैं खुद चली जाऊंगी। उसका इतना कहना था कि यूसुफ ने आगे से कोई बहस किए बिना झील की जानिब गाड़ी मोड़ ली थी। यूसुफ से अपनी बात मनवाने के सारे गुराते थे उसे। मुस्कुराते हुए वो खिड़की से बाहर भागते दौड़ते मनाजिर को देखने में मसरूफ हो गई। लॉन्ग शर्ट और कैपरी पर बड़ा सा दुपट्टा बमुश्किल संभालते वो अपने ही धुन में सीढ़ियां उतरती नीचे आ रही थी। जब वो दुपट्टा पैरों में इस तरह उलझा कि वो मुंह के बल ही गिर पड़ती अगर रेलिंग को ना थाम लेती तो। सख्ती से आंखें भींचे खौफ उसके चेहरे पर वाज़ेह दिख रहा था, लेकिन वो सिर्फ रेलिंग का सहारा नहीं था जिसने उसे गिरने से बचाया था। अपने बाजू पर किसी की मजबूत गिरफ्त का एहसास हुआ तो उसने झट से आंखें खोल ली। तुम? करंट खाकर वो उससे दूर हटी। भूत हूं क्या जो मैं उससे इस तरह डर रही हो? उसने पेशानी पर बल डालकर पूछा, जिसके जवाब में वो कुछ नहीं बोली। मुंतशिर होती धड़कनों के साथ वो आंखों में खौफ लिए उसे देखे जा रही थी। क्या हुआ? जुबान ने काम करना छोड़ दिया क्या? चेहरे के जाविये बिगाड़ता तंज पर तंज करता वो हकीकत में आशय ही था।
जो कल रात किचन में मौजूद आशिर से 100 दर्जे मुख्तलिफ था। जाने की उसने सुकून का सांस भरा। वो कुछ कहे बगैर उसकी साइड से होकर सीढ़ियां उतर गई। आशिर ने हैरानगी से उसे चुपचाप वहां से जाता देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मौका मिलने के बावजूद भी वो उसे तल्ख कलामी किए बगैर चली गई थी। वो झील बुलंद बाला पहाड़ों के दरमियान में बनी थी। अतराफ में बड़े बड़े पत्थरों के अलावा आंखों को तरावट बख्शता सब्जा था। परिंदों की मीठी बोलियां, ठंडी हवाएं, झील का ठंडा साफ शफाफ पानी, रंग बरंगे फूल और उन पर मंडलाती तितलियां। वो जगह जन्नत का एक टुकड़ा ही मालूम होती थी। गाड़ी से उतरकर नीचे ढलान में एक रास्ता जाता था झील तक पहुंचने के लिए। वो वहीं से उतरकर झील के नजदीक चली आई। ऊंचे से पत्थर पर बैठते हुए वो मुकम्मल इस माहौल में खोई हुई थी। स्याह शलवार कमीज पहने, आस्तीनों के कफ बंद किए, गाड़ी से टेक लगाए वो वहीं दोनों बाजू सीने पर बांधे खड़ा हो गया था। इस झील पर से उसका गुजर दिन में कई बार हुआ करता था, लेकिन आज से पहले वो झील कभी इतनी खूबसूरत नहीं लगी थी। जो हुस्न इस गुलाबी लिबास और स्याह चादर वाली लड़की की सी आंखों में था, ये झील तो उसके सामने कुछ भी न थी। उसके दिल में उदासियों ने डेरे डाल लिए थे। यूसुफ को इस लड़की के महबूब होने का एहसास हासिल था, लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफी कि वो चाह कर भी उसकी हौसला अफजाई नहीं कर सकता था। वो जज्बात में आकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता था कि बाद में रेशम को उसकी वजह से कोई भी दुख या तकलीफ पहुंचे। फिजाओं में मकई भूनने की महक फैलने लगी तो वो सोचों के गर्दाब से निकलकर हाल में लौटा। उसकी तलाश में नजरें दौड़ाईं तो कुछ दूर ही उसे एक रेहड़ी दिख गई थी। ठंडे पानी में हाथ डाले वो गहरी सांस लेकर खुशबू अपने अंदर उतारती सोच ही रही थी कि यूसुफ से कहे मकई लाने को, जब ही किसी ने कागज की कोन उसकी जानिब बढ़ाई जिसमें ताज़ा भुनी हुई मकई की दानों से इश्तिहा अंगेज खुशबू उठ रही थी। कोन उसके हाथों से पकड़ते हुए उसकी नजरें यूसुफ के चेहरे पर ही थी, जिसने निगाहें झुका रखी थी। वाकई में दिल को दिल से राह होती है। होठों पर मचलती शौक से मुस्कुराहट के साथ कहते हुए उससे चंद मकई के दाने मुंह में डाले। अबीर और सारा की भी वापसी हो चुकी थी। वो उनसे मिलने के लिए ही कॉरिडोर में मौजूद थी। अंदरूनी हिस्से में वापस जाने की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि एकदम ठिठक कर रुके। उसे मालूम नहीं था कि आखिर किस चीज़ ने उसके बढ़ते हुए कदमों को अचानक से रोका है। बड़े से कॉरिडोर में वो तन्हा खड़ी थी, जो हवेली के लाउंज से भी बखूबी दिखाई देता था। इससे क्या हो गया है? वो कहीं बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसे वहां खड़े देखा तो बुड़बुड़ाते हुए खुद से बोला। सफेद हाई नेक पर डेनिम की जैकेट पहने, एक हाथ में मोबाइल और गाड़ी की चाबी थाम रखी थी, दूसरे हाथ में चाय का कप था जो उसने कुछ देर पहले ही फास से हती आई थी। फास तो आशिक था चाय का। आशिर इतना शौकीन नहीं था, लेकिन जब भी फास के हाथ में कप दिखता तो वो उसे तंग करने को जबरदस्ती उससे छीन लिया करता था। बाद में वो बेचारों से सलावातें सुनाते उसके पीछे पीछे घूम रहा होता था अपना कप वापस लेने के लिए। लेकिन आशिर पूरी हवेली का चक्कर लगवाने के बाद खाली कप ही उसे वापस करता था और बदले में ढेर सारी जली कुटी उससे सुनता था। कौन सा चिल्ले काट रही हो यहाँ खड़े होकर? उसे एक जगह जामिद खड़े देखकर आशिर ने ताज्जुब से पूछा, जो उसकी मौजूदगी पर पूरी तरह चौंक उठी थी। आशिर के दोस्त हवेली के बाहर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। उसे निकलना था, लेकिन हाथ में मौजूद कप चाय से आधा भरा हुआ था। अब इसका क्या करता? वापस किचन में ले जाकर रखने का उसका इरादा नहीं था। चाय पियोगी? ज़रूरत इजाद की माँ है कि फ़लसफ़े पर अमल पैरा होते हुए उसने बरीज़े के सामने कप बढ़ाकर उसे ऑफ़र कर दी। कॉफ़ी बना रहा था अपने लिए, तुम पियोगी? उसकी नज़रों के सामने कल का मंजर घूम गया। उसके जहन में झक्कड़ चलने लगे। इतने दिनों से डर डर कर जिंदगी गुजारते हुए अब उसकी बस हो चुकी थी। उसका जहन काम नहीं कर रहा था। देखते ही देखते उसने रख के एक थप्पड़ आशिर के चेहरे पर दे मारा। मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्यों पीछे पड़ गए हो मेरे? जान क्यों नहीं छोड़ देते मेरी? उसके चेहरे पर इंतहा का कर्ब और अजियत रकम थी, जबकि वो हक्का बक्का गाल पर हाथ रखे खड़ा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि चाय की ऑफर करने पर उसे ये रिस्पॉन्स मिलेगा। लम्हे में उसके तासुरात बिगड़े। आर यू इन योर सेंसेस? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? मरीजे को लगा था जैसे वो थप्पड़ खाने पर गायब हो जाएगा, लेकिन वो तो शदीद गुस्से में बिफर चुका था। उससे बेसाख्ता दिल पर हाथ रखा। कहीं उसने हकीकत वाले आशिर को थप्पड़ तो नहीं दे मारा? अल्लाह! मरीजे को अपनी मौत सर पर नाचती दिख रही थी। सोचने समझने की सलाहियतें मफलूज होने लगी। आशिर, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा था। 2 कदम पीछे हटती, हाथों को सामने उठाए वो अटकते हुए अपनी बात उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आंसू रुकावट बन रहे थे। मुझे नहीं मारा था तो किसको मारा था? हम दोनों के अलावा कोई तीसरा नजर आ रहा है तुम्हें यहाँ पर? काटदार लहजे में कहते हुए उसने जारहाना अंदाज में कप मार्बल के फर्श पर दे मारा, जो चकनाचूर हो चुका था। वो दीवार से लगी कांप रही थी।
आंसू तवातर से उसके चेहरे पर बह रहे थे। आशिर का ये गुस्सा उसने आज पहली बार देखा था। उसके फोन की रिंगटोन बजे जा रही थी। बाहर मौजूद उसके दोस्त कब से उसके मुंतजिर थे। फोन काट कर वो उसकी सिमत आया। आंखों से गोया गोया चिंगारियां निकल रही थी। तुम्हारी हर बदतमीजी को आज तक नजरअंदाज करता आया हूं मैं, लेकिन इस खुशफहमी में मत रहना कि इस बार छोड़ दूंगा। इस थप्पड़ का जवाब मैं अच्छे से दूंगा तुम्हें। टूटे हुए कप के टुकड़ों को जूतों तले रोनता वो वहां से जा चुका था। पीछे वो दोनों हाथों में सर थामे अपनी हालत पर खून के आंसू बहा रही थी। आपके दादा के बहुत एहसानात हैं मुझ पर। बिना उसे मुखातिब किए उसने अपनी बात का आगाज किया तो रेशम ने चौंक कर उसे देखा, जो उसके करीब पुष्ट पर दोनों हाथ बांधे खड़ा था। मालूम है मुझे, आगे कहो। मकई के दाने हथेली पर फैलाए उसने लापरवाही से कहा। मैं नमक हरामी नहीं करना चाहता। मुझ पर अंधा भरोसा करते हुए उन्होंने आपकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। मैं इस भरोसे को तोड़ना नहीं चाहता। यूसुफ, रेशम ने बेजारी से उसकी जानिब अपना रुख मोड़ा। इस तरह से ज़ुमाइनी बातें नहीं करो मुझसे। इकरार करने से पहले ही तुम दामन बचाने वाली बातें कर रहे हो। आप क्या सुनना चाहती हैं मुझसे? गर्दन मोड़कर उसने बराह रास्त रेशम को देखा। तुम बेहतर जानते हो ये मुमकिन नहीं है। जिस आग से आप खेलना चाह रही हैं ये आपके और मेरे अलावा पूरी हवेली को अपनी लपेट में ले लेगी। तो क्या चाहते हो तुम? इस खारदार रास्ते पर चलने का कोई फायदा नहीं है। इसके अंजाम पर सिर्फ आपका दिल लहूलुहान होगा और कुछ भी नहीं। उसका लहजा तो आम सा था, फिर भी रेशम को लग रहा था जैसे कोई नोकीले कांटे हैं जो उसे अंदर ही अंदर चुभ रहे हैं। मेरे दिल के मरहम तुम हो ना? स्याह आंखों में नमी चमक रही थी, लेकिन होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट थी। मैं कभी भी आपकी हौसला अफजाई नहीं करूंगा। एक दिन तुम मान ही जाओगे। दुआ कीजिएगा रेशम बीबी कि वो दिन कभी ना आए। अगर ऐसा हुआ तो सादेन हवेली तबाहियों का मुंह देखेगी। मैं आपको अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहता। बेहतर होगा कि आप ये बात समझ जाएं। उस अपने लहजे की सख्ती का अंदाजा था, लेकिन यहाँ वो नरमी से हरगिज काम नहीं ले सकता था। इस सरफी लड़की के बढ़ते कदमों को रोकने का एक यही वाहिद हल था जो उसे इस वक्त सूझ रहा था। सब कुछ मेरे समझने के लिए रह गया है क्या? मकई के दाने उसके हथेली से फिसल कर नीचे जा गिरे थे। उसकी आवाज में नमी घुलने लगी थी। तुम जानते बूझते अनजान बनते हो। क्या तुम मेरे दिल के हाल से वाकिफ नहीं हो? हर बार अपनी इज्जत नफ्स को अपने पैरों तले रोन कर तुम्हारे सामने आस लेकर खड़ी हो जाती हूँ। कभी तो नजर उठाकर देखोगे, कभी तो मेरी बात को समझोगे, लेकिन तुम, क्या तुम्हें तर्ज भी नहीं आता मुझ पर? उसके चेहरे पर गहरा कर्ब था और निगाहों में कितने ही आंसू बाहर आने को बेताब थे। आप मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर रही हैं। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन आप खुद को रोक लोगे? तुम मुझे कदम वापस मोड़ने के लिए कह रहे हो। खुद को कैसे संभालोगे यूसुफ? तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है, लेकिन मेरे साथ साथ तुम खुद पर भी जुल्म कर रहे हो, और मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी इसके लिए। सख्ती से खुद पर काबू किए वो उसे देखने से खुद को बाज रख रहा था। अगर उसकी आंखों को देख लेता तो पल में उसे अपना फैसला बदलना पड़ता, जो कि वो नहीं चाहता था। दिन का वक्त था, कहीं दूर इक्का दुक्का लोग मौजूद थे। पथरीले रास्ते से गाड़ियां भी गुजर रही थी, लेकिन वक्त उनके नजदीक जैसे थम सा गया था। हर चीज पस मंजर में जाती उनकी नजरों से ओझल हो रही थी। बुलंदो बाला पहाड़ सांस रोके उनकी गुफ्तगू सुनने में मगन थे। सरमस्त हवाएं दोनों से टकराती यूसुफ की सख्त दिली पर शिकवा करना थे। वो पहाड़, वो वादियां, सब रेशम के दुख में शरीक यूसुफ को नाराजगी से देख रहे थे। अगर किसी और से मेरी शादी होने लगी तो तब भी कुछ नहीं करोगे तुम? सर्दो सपाट लहजे में उसने गैर मुतवक्को सवाल पर पूछ डाला था। पहले वो चौंका, फिर लब भींच गया। इस बारे में उसने नहीं सोचा था। यह यूं कहना चाहिए कि वो सोचना ही नहीं चाहता था। रेशम की मोहब्बत की जो चिंगारी उसके दिल में जल रही थी, वो लम्हा लम्हा भड़कती आग की शक्ल इख्तियार करती जा रही थी। इससे पहले कि उसके पूरे वजूद में सिरायत कर जाती, रेशम को खुद से दूर करना इंतहाई जरूरी था। मेरे पास ऐसा कोई हक नहीं। उसकी आवाज धीमी और लहजा सपाट था। वक्त थम जाना किसे कहते हैं, ये कोई यूसुफ से पूछता। वो सांस रोके उसे देख रहा था जो उसके मध्य मुकाबला खड़ी हुई थी। मैंने अपने सारे इख्तियार तुम्हें दिए। गुलाबियों में घुला उसका शफाफ चेहरा इस वक्त आंसुओं से तर था। सितवा नाक सुर्ख हो चुकी थी। उसकी आंखों में सिर्फ यूसुफ की छवि थी। इस बार वो नजरें चुरा नहीं पाया था। डाइनिंग टेबल पर सभी मौजूद थे। खुशगवार माहौल में नाश्ता किया जा रहा था जब रजा साहब ने उसे मुखातिब किया। और क्या मसरूफियात हैं तुम्हारी? पढ़ाई कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है, और अब तो अकेडमी भी शुरू कर दी है, तो यूनिवर्सिटी के बाद का वक्त वहीं गुजर जाता है। चाय का घूंट भरते हुए उसने जवाब दिया। मैंने कहा भी था अभी अकेडमी वगैरह का चक्कर छोड़ दे, लेकिन इससे तो आदत है ज़रूरत से ज़्यादा काम का लोड लेने की। फरमान ने उसे इजाज़त तो दे दी थी, लेकिन खुश वो फिर भी नहीं थे।
جس کا اندازہ ان کے لہجے سے ہو رہا تھا۔ وہ تینوں پھر باتوں میں مصروف ہو چکے تھے، جبکہ ماشا اس کی پلیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ ناشتے میں اس نے صرف 2 سلائس لیے تھے، جس میں سے آدھا ہی کھایا تھا اس نے۔ بس اتنا ہی ناشتہ کرتے ہیں وہ، میں نے کہا بھی تھا اتنا اہتمام مت کرو۔ گرما گرم پراٹھے، بھنا ہوا قیمہ اور آملیٹ سے انصاف کرتا موہت کا ہاتھ جھلا کر بولا۔ لیکن تمہارے تو مزے ہو گئے نا، وہ جل کر بولی۔ کھردری سڑک پر اس کی بائک فراٹیں بھرتی دوڑ رہی تھی۔ ہواؤں کو چیرتا وہ انتہائی تیز سپیڈ میں تھا۔ ہیلمٹ پہنے ہونے کی وجہ سے کوئی جان نہیں سکتا تھا کہ اس کے تاثرات میں کتنا پتھریلا پن ہے۔ اس کے دوست اس کی سپیڈ کو پہنچ نہیں پا رہے تھے، لیکن ان کے دل میں ہول ضرور اٹھ رہے تھے کہ کہیں وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ آشر سپیڈ سلو کر، اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہوئے وہ پیچھے سے ہی چلا کر اسے روکنے کی صحیح کر رہے تھے، جس نے آج نہ رکنے کی قسم کھا لی تھی۔ اس کا گال ابھی بھی دہک رہا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ ایسا کون سا جرم اس نے کیا ہے جس کی پاداش وہ اسے تھپڑ سے نوازا گیا ہے، لیکن وہ جواب لینے کے لیے اس کے پاس رکا نہیں رہا تھا۔ اگر 2 سیکنڈ بھی بری سے اس کے سامنے مزید کھڑی رہتی تو وہ یقیناً خود پر ضبط کھو کر کچھ کر ڈالتا اس کے ساتھ۔ بچپن سے لے کر آج تک ہزاروں لڑائیاں ان کے درمیان ہو چکی تھیں، لیکن بات کبھی اتنی زیادہ نہیں بڑھی تھی کہ دونوں میں سے کوئی ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو جاتا۔ اور آج تو ایسی کوئی نوک جھونک بھی نہیں ہوئی تھی کہ بریز سے اتنا شدید ریئیکشن دیتی۔ اس کا ذہن الجھن کا شکار تھا۔ اس کے سامنے دور تک پھیلی صاف شفاف سڑک خالی پڑی تھی۔ تب اچانک ہی کوئی شخص اسے روڈ کے بیچوں بیچ کھڑا دکھائی دیا۔ شاید وہ کوئی لڑکا تھا، لیکن وہ ٹھیک سے اسے دکھائی نہیں دے پا رہا تھا۔ یہ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ وہ ساکت و جامد کھڑا تھا، پرسکون سا۔ اسے ٹس سمس نہ ہوتے دیکھ آشر نے بائک کی سپیڈ کو کم کرنا چاہا، لیکن باوجود کوشش کے وہ کر نہیں پا رہا تھا۔ سپیڈ خود بخود بڑھتی جا رہی تھی۔ اب کہ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار ابھرے، بائک اس کے کنٹرول سے بالکل باہر ہو چکی تھی۔ بریک بھی کام نہیں کر رہی تھی۔ نتیجتاً کچھ ہی لمحوں بعد اس کی بائک سلپ ہوئی، جو رکے بغیر دور تک رگڑ کھاتی ہوئی گئی تھی۔ اس کا سر زور سے پتھریلی زمین سے ٹکرایا۔ غنودگی میں جانے سے پہلے اس نے صرف یہ دیکھا تھا کہ وہ سایہ اب وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ آخری بار تم سے سوال کروں گی یوسف، اس بار بھی دامن بچاؤ گے تو قسم کھا رہی ہوں آئندہ تمہاری طرف دیکھوں گی بھی نہیں۔ سختی انداز میں وہ بات وہ کر رہی تھی، اس پر خود بھی شور نہیں تھے۔ نہیں کرتے مجھ سے محبت؟ اس کے لرزتے لہجے میں اضطراب بھرا تھا۔ اسے اچھے سے معلوم تھا کہ اسے اپنی من مرضی کے خلاف ہی جواب ملنا ہے، لیکن پھر بھی اس کے بولنے کی منتظر تھی کہ کیا پتہ اس کا پتھر دل پگھل جائے، مجھے امتحان میں مت ڈالے۔ کیسا گزارش بھرا انداز تھا اس کا۔ اندرونی طور پر وہ جس ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا وہ غلطی سے بھی اپنے چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ کرتے ہو یا نہیں؟ وہ سراپا سوال بنی اسے زندگی اور موت میں سے ایک کو چننے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ میں شرمندہ ہوں آپ سے۔ شکست خوردہ انداز، ڈھل کے شانے، جھکی نظریں، دھیمی آواز۔ بس شام کو لگا بنا کسی شور و غل کے بہت کچھ اس کے اندر ٹوٹتا بکھرتا چلا گیا۔ پانی سے بھرے نین کٹوروں میں شکوہ ہی شکوہ تھا۔ ہاتھوں کی پوچھ سے اس نے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالی۔ یوسف خود کو مجبور و بے بس ترین انسان محسوس کر رہا تھا، جبکہ ریشم کی نظروں میں اس سے زیادہ سنگ دل اور شفاق کوئی نہیں تھا۔ اپنے ساتھ ہو رہے ان عجیب و غریب واقعات نے اسے ذہنی طور پر ہیجان میں مبتلا کر رکھا تھا۔ رہ رہ کر اس کا دھیان سونا کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں، جس نے کہا تھا کہ 4تھی منزل پر نہ جاؤ، وہاں سایہ ہے۔ پہلے بریز نے اس کی باتوں کو محض مذاق میں لیا تھا، لیکن اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان پر یقین کرنے پر مجبور ہو رہی تھی۔ بیڈ پر پڑا ہوا فون اٹھا کر اس نے سونا کا نمبر ملا کر فون کان سے لگایا، ساتھ ہی دوسرے ہاتھ کے ناخن چباتے ہوئے وہ پریشان لگ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ تیسری بیل پر فون اٹھانے کے بعد اس کی آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام۔ سونا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اس نے چھوٹتے ہی کہا۔ کیا بات ہے بریز؟ پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا تو تب اس نے اپنے ساتھ ہوئے سارے واقعات ایک ایک کر کے اس کے گوش گزار کرنا شروع کر دیے تھے، جنہیں سننے کے بعد دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ بریز نے اس کی طویل خاموشی پر فون کان سے ہٹا کر دیکھا۔ وہ سمجھی کہ رابطہ منقطع ہو گیا، لیکن کال چل رہی تھی۔ کیا ہوا ہے سونا؟ جواب دو میری بات کا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں وہی سایہ وہیں سے تو میرے پیچھے نہیں آیا، اس سے خوفزدہ سے انداز میں پوچھا۔ تمہیں پتہ ہے میں ابیر بھائی کی شادی میں کیوں نہیں آئی تھی؟ ہاں مجھے معلوم ہے، تم نے بتایا تھا کہ تمہیں بخار ہو گیا ہے، لیکن اس بات کا یہاں کیا لینا دینا؟ اس نے جھنجھلا کر پوچھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے بخار کیوں ہوا تھا؟
मैं पूरे हफ्ते नींद बेहोशी की हालत में रही थी। घर वाले मेरी हालत पर अजहद परेशान हो चुके थे। कई तरह के दमदरूद करने के बाद सूफी साहब ने कहा कि मैं बहुत बड़े झपेटे में आ गई थी। बहुत मुश्किल से उस साय ने मेरी जान छोड़ी थी। और जब मैंने घर पर बताया कि तुम और मैं चौथी मंजिल पर गए थे, तो सब मुझे यूं देखने लगे कि जैसे मेरा दिमाग चल गया हो। छोटे चचा ने कहा, उसकी चाबियां हमेशा तायब्बू के पास रहती हैं, तो तुम दोनों बगैर चाबी के ताला कैसे खोल कर वहां गई? मैंने उनसे कहा भी कि वहां ताला नहीं लगा था, लेकिन इस दफा फिर मुझे गलत साबित किया गया। छोटे चचा ने कहा कि वो कुछ देर पहले ही देख कर आए हैं, ताला वैसे ही लगा हुआ है और वो इतना पुराना और जंगालूद है कि उससे आसानी से तोड़ा भी नहीं जा सकता। तो वो सांस रोके दम बखुद सी सोना की खौफ में डूबी आवाज सुन रही थी। और तुम्हें पता है ना, उस दिन ताया अब्बू ने हमें उस पोर्शन में देख कर डांट कर वहां से भगा दिया था। हाँ, उसने तायद की। वो ताया अब्बू नहीं थे। उसके अल्फाज बरीजे को सीसे की तरह अपने कानों में उंडेलते महसूस हुए। रगों पे में जैसे सर्द लहरें दौड़ने लगी थी। ताया अब्बू तो शहर गए हुए थे। उस दिन मुझे इसी बात की हैरानगी थी कि वो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, लेकिन वो मुकर्ररा वक्त पर 2 दिन बाद वापस आए थे। और मुझे नहीं मालूम वो कौन था जो ताया अब्बू के रूप में हमारे सामने आया था। क्या तुम्हें गुलाब के फूल फूल मिले हैं? मरीज ने झिझकते हुए पूछा। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे, जिस्म पर जैसे चूंटियां सी रेंग रही थी। लेकिन फिर भी वो एक दफा कंफर्म करना चाह रही थी कि उन दोनों पर जो साया हुआ है, क्या वो एक ही किस्म का है? कौन से फूल बरीजे? मेरी जिंदगी तो अजाब में आ चुकी थी। मेरे जिस्म में से जैसे जान निकल रही थी और सर में तो मानो जैसे कोई हथौड़े मार रहा हो। इतनी मुश्किल से मेरी जान आज़ाद हुई है। वो और कुछ भी कह रही थी, लेकिन बरीजे ने आहिस्तगी से फोन कान से हटा दिया था। उसका हाथ पहलू में जा गिरा था। जहन में झक्कड़ से चलने लगे थे। वहां जो कुछ भी था, वो दोनों उसकी इताब से बच गई थी। फातिम की बदौलत उन दोनों पर उस अफरीत ने हमला नहीं किया था, लेकिन सोना फिर भी हल्के फुल्के से असर में आई थी। लेकिन बरीजे के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि फातिम उसके सामने ढाल बनकर खड़ा था। बरीजे तक पहुंचने वाली सारी बुरी एनर्जी को उसने अपनी हद तक ही रोक लिया था। मतूरम चेहरा लिए वो रायमा की गोद में सर रखे लेटी थी। इतना ज्यादा रो चुकी थी, लेकिन फिर भी आंसू थे कि थमते ही न थे। वो उसकी बिखरी हालत पर तशवीश का शिकार थी। सुबह जामे जाते वक्त तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। वापसी पर जाने क्या हादसा उसके साथ पेश आया था कि जिसने उसे तोड़ कर रख दिया था। कई बार उससे पूछ चुकी थी, लेकिन वो थी कि कुछ बोलती ही ना थी। काफी देर बाद उसकी भुराई हुई आवाज उभरी। मोहब्बत में स्टेटस क्यों देखा जाता है पुप्पो? ठीक तो होना रेशम, क्या हो गया है आज तुम्हें? उसके बालों में हाथ फेरते हुए उन्होंने नरमी से पूछा। नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। अल्लाह ने मुझे उस शख्स के हाथों तोड़ा है जिसके अलावा मेरे दिल में कोई दूसरा नहीं था। रायमा की हरकत करते हाथ थमे। क्या तुम किसी को पसंद करती थी? उन्होंने चौकन्ने अंदाज में पूछा। अभी भी करती हूँ और करती रहूंगी। मेरे दिल में उसके लिए जो जज्बात हैं, वो सिर्फ पसंदीदगी की हद तक तो नहीं हैं कि जो बदल जाएंगे। सांस भरते हुए वो उठ बैठी। बहुत ज्यादा रोने के बायस खूबसूरत चेहरा सता हुआ था। फिर, मैं इश्क करती हूँ उससे। दाएं हाथ की पोस्ट से गीली होती आंखों को रगड़ कर बोली। खामोश हो जाओ, आइंदा अपनी जुबान पर भी ना लाना ये बात। उसकी बात काट कर वो सख्ती से बोली। मोहब्बत करना गुनाह है क्या पुप्पो? नाम महरम से करना गुनाह के ज़ुमरे में ही आता है। सारी दुनिया मुझे नाम महरम लगती है, लेकिन सिर्फ एक वही महरम लगता है। भीगी पलकी और रुखसारों पर साया फिगन हो गई थी। किसकी बात कर रही हो तुम? कौन है वो? रायमा उस शख्स का नाम जानना चाहती थी जिसकी जुस्तजू ने उसे इतना निडर और बागी बना दिया था। नाम नहीं बताऊंगी रेशम, उनके लहजे में तंबीह थी। वो नहीं चाहता कि किसी को मालूम हो कि सादैन हवेली की बेटी उसके इश्क में गिरफ्तार है। ऐसा क्यों चाहता है वो? डरता है। किससे? हवेली के मर्दों से। वो खुद को मेरे काबिल नहीं समझता। कहता है आपको और मेरा कोई जोड़ नहीं। वो भी मोहब्बत करता है, लेकिन इकरार नहीं करता मेरे सामने। अगर किसी को भिनक पड़ गई तो वो जान से जाएगा। तुमसे ज्यादा उसे अपनी जान की फिक्र है? नहीं, उससे मेरी फिक्र है। अगर उससे कुछ हो गया तो उसके बाद मैं कैसे जिंदा रहूंगी? लब जख्मी से मुस्कुराहट में ढले। तासुफ से उसे देखते हुए रायमा की समझ नहीं आ रहा था कि इस अनहोनी पे वो क्या रिएक्शन थे। रेशम की बातें उन्हें खौफजदा कर गई थीं। उसके इंकिशाफ ने उन्हें दहला कर रख दिया था। न जाने किस शख्स को दिल दे बैठी थी। अगर तो हवेली में किसी को गलती से भी इल्म हो गया तो बेचारा जान से जाएगा। कुछ देर पहले उसके रूम में हवेली के सभी अफराद मौजूद थे। जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ चुका था। चोटें ज्यादा नहीं आई थी, लेकिन कुछ जख्म थे जो गहरे थे।
1000 दफा कहा है तुमसे आहिस्ता चलाया करो बाइक, लेकिन तुम सुनते कहाँ हो किसी की। कबीर तेज लहजे में उससे मुखातिब था, जो तकियों के सहारे बेड पर नीम दराज था। माथे और टांग पर सफेद पट्टी बंधी थी। चेहरे, गर्दन और हाथों पर भी चोटों और रगड़ के निशानात थे। मैं ध्यान से ही चलाता हूँ अबीर भाई, लेकिन उस वक्त मेरा जहन उलझन का शिकार था। और फिर बीच सड़क पर जाने शख्स कहाँ से आकर खड़ा हो गया और वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं कोशिश कर रहा था कि किसी तरफ ब्रेक लगाकर उसे बचा लूं, लेकिन कहीं तुमने उसे भी तो हिट नहीं कर दिया? वहीं मौजूद रायमा ने उसकी बात काटकर तशवीश से पूछा। नहीं मम्मी, उसे बचाने के चक्कर में मेरी बाइक स्लिप हो गई और आप यकीन नहीं करेंगी कि मेरी आंखों के सामने वो गायब हो गया। ये कैसी बातें कर रहे हो आशिर? लगता है तुम्हारे दिमाग पर भी असर हो गया है। अबीर हाथ झुलाकर बोला। मुझे भी ये महज अपना वहम ही लगता है, वरना ऐसा हकीकत में होना कहाँ पॉसिबल है। क्या तुमने सच में देखा था किसी को? अबीर के बरक्स रायमा के तासुरात मुख्तलिफ थे। देखा तो सच में ही था, लेकिन फिर वो अचानक। मुझे तो लगता है आशिर, तुम्हारे दिमाग का भी इलाज करवाना ही पड़ेगा। क्या नॉनसेंस बातें किए जा रहे हो? अबीर ने बेजारी से कहा। आई थिंक मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। मम्मी ये कम्फर्टर उड़ा दे मुझे। उसने न कहा तो थकन से कहा। रुके फुप्पो। रायमा को जगह से उठने से मना करते हुए अबीर ने खुद ही कम्फर्टर खोलकर उस पर फैला दिया था। अच्छी सी नींद पूरी करो ताकि तुम्हारे दिमाग ठिकाने पर आए। साथ ही उसे मशवरा भी दे डाला था। ये आशिर को दे आओगी बरीजे? वो कॉफ़ी बनाने की नीयत से किचन में आई थी जब ट्रे में दूध का गिलास रखते हुए रायमा ने उसे मुखातिब किया। मैं? उसने चौंक कर पूछा। एक तो वो पहले ही उस पर इतना गुस्सा था, ऐसे में वो उसके सामने जाती तो उसने बिना किसी लिहाज के वो दूध का गिलास उसके ऊपर ही फेंक देना था। आप किसी मुलाजिम को भेज दें। झरझरी लेकर उसने फौरन मना किया, लेकिन उसका जवाब सुनने के लिए रायमा वहां रुकी ही नहीं थी। मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ बेटा, उसकी दवाइयाँ भी उसे दे देना याद से। वो उजरत में कहती वहां से जा चुकी थी। शानू, ये ट्रे पकड़ो और आशिर साहब के रूम में दे आओ। उससे अपनी जान छुड़ाने को काम करती एक मुलाजमा से कहा। बरीजे बीबी, आशिर साहब को बिल्कुल नहीं पसंद कोई मुलाजिम उनके रूम में दाखिल हो। कोई और काम है तो बता दें। ये मैं नहीं कर सकती, मुफ्त में ही डांट पड़ जाएगी उनसे। कानों को हाथ लगाते उसने साफ इनकार किया। और सिर्फ वही नहीं, कमो बेश तमाम मुलाजमीन का यही हाल था। सब ही की उसके गुस्से से जान जाती थी। तेज तेज धड़कते दिल के साथ नाचार वो आशिर के कमरे की जाने पड़ गई। दिल ही दिल में मुख्तलिफ सूरतों का वेट करते हुए वो दरवाजे पर दस्तक देकर दाखिल हुई। कमरे में नीम अंधेरा फैला था। खिड़कियों के पर्दे भी गिरे हुए थे। आंखों पर बाजू रखे वो शायद सो रहा था। बरीजे ने शुक्र का कलमा पढ़ा कि उसे सामना नहीं करना पड़ा। साइड टेबल पर ट्रे रखते हुए वो दबे कदमों वापस जाने को मुड़ी ही थी कि उसकी आवाज़ पर ठिठक कर रुकी। कोई इतना मनहूस कैसे हो सकता है? क्या कहा तुमने? बरीजे को लगा शायद उसके सुनने में गलती हुई होगी। बेसाख्ता मुड़कर उससे पूछ बैठी, जो आंखों से बाजू हटाकर उसे ही देख रहा था। जिंदगी में पहली बार मेरे जहन में तुम्हारा ख्याल आया। तुम्हारे बारे में सोच रहा था कि आखिर किस वजह से तुमने मुझे थप्पड़ दे मारा, और देखो तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया। कितनी मनहूस हो ना तुम। बरीजे को कुछ देर पहले जो खौफ लाहक था वो अब एक गुस्से की शक्ल इख्तियार कर गया था। अगर ऐसी बात है तो आइंदा मेरा ख्याल भूले से भी अपने जहन में मत लाना। इस बार तो बच गए, ऐसा ना हो अगली बार ये मौका ही ना मिले। कीना तो नजरों से वो चबाकर बोली। मेरे लिए एक बार का तजर्बा ही काफ़ी था, और बहुत खौफनाक भी। वैसे ये दूध लाने की जहमत कर ही ली है तो थोड़ी जहमत और करके ग्लास मुझे पकड़ा दो। आई कांट मूव। कोहनी के बल उठते हुए उसने कहा। तकलीफ के आसार चेहरे पर नुमाया थे। बरीज ने ना चाहते हुए भी दूध का गिलास उसे पकड़ा दिया। टैबलेट्स कहाँ रखी हैं? रायमा की यकीन दहानी याद आई तो उसने साइड टेबल पर देखा। वहाँ मौजूद ना होने पर उसने आश्चर्य से इस्तफसार किया। मालूम नहीं, मम्मी रख कर गई हैं। उसने नाइल्मी से शाने उचकाए। बेड के किनारे पर बैठते हुए उसने साइड टेबल की दराजों को खोलकर देखना शुरू कर दिया। दुपट्टा सर से फिसलकर शानों पर आ ठहरा। ब्राउन बाल चेहरे के गिर्द साया करने लगे। वो अपने ही ध्यान में दवाइयाँ तलाश कर रही थी। आशा ने एक नज़र उसे देखने के बाद दूसरी नज़र देखना गवारा भी नहीं किया था। अपनी जगह से हिलने की पोजीशन में नहीं था, वरना रुख मोड़ने के बजाय वो दरमियान का फासला बढ़ाने को ही तरजीह देता। मिल गई। एक ड्रॉ में से आखिर उसने बरामद कर ही ली थी। बेड से उठते उसने टैबलेट उसकी जानिब बढ़ाई, जो रुख मोड़े अपने फ़ोन पर मसरूफ़ अमल था। दरवाज़ा बंद करके जाना। उसके सर्द लहजे पर वो ज़बर के घून भर कर रह गई। मजाल है ये बंदा कभी किसी का एहसान मान ले। रूम से निकलते हुए उसने तेज़ आवाज़ से गेट बंद करते हुए सारा गुस्सा उसी पर निकाला था। चारों जानिब रात अपने पर फैलाने लगी थी तो सादैन हवेली की रोशनियां भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी, लेकिन उस वसी और पुरताइश कमरे की बत्तियां अभी भी रोशन थी। दरवाज़ा बंद होने की वजह से आवाज़ को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था।
مجھے سارا کی بہن امیمہ بہت پسند ہے۔ وجاہت غازی آفس کی کچھ فائلز کو اسٹڈی کرنے میں مصروف تھے جب سفینہ غازی ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ بہت پیاری بچی ہے۔ غیر دلچسپی سے انہوں نے ہنکارا بھرا۔ میں تو چاہتی ہوں کہ سالار کی دلہن وہی بنے۔ وجاہت غازی نے فائلز ٹیبل پر پھینکتے ہوئے سخت نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، سوچنا بھی مت ایسے۔ سالار اور ریشام کا رشتہ بابا نے بہت پہلے ہی طے کر دیا تھا۔ کیا یاد نہیں تمہیں؟ یاد ہے مجھے، اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ امیمہ، سالار کی شادی صرف ریشام سے ہوگی۔ ان کی مضبوط لہجے پر انہوں نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ ریشام؟ ہرگز نہیں، میں اس لڑکی کو کبھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ کیا برائی ہے اس میں؟ انہوں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ پیشانی پر بل ابھر آئے تھے۔ بہت آزاد خیالوں کی مالک ہے۔ ایسی لڑکیاں گھر بسانے والوں میں سے نہیں ہوتی۔ بابا جان کی مخالفت کرنے کے باوجود بھی بزنس پڑھ رہی ہے۔ کیا ضرورت تھی اسے MBA میں ایڈمیشن لینے کی؟ ریشام کی طرف سے وہ ہمیشہ ہی نالا رہا کرتی تھیں۔ اس میں کون سی غلط بات ہے؟ آج کے زمانے میں لڑکیاں ہر میدان میں آگے جا رہی ہیں۔ انہوں نے ناک سے اکمکھی اڑانے والے انداز میں ان کی بیٹیوں کے عذر کو سائڈ پر کیا۔ بریزے کا دماغ بھی ساتھ میں آسمان پر ہی رہتا ہے۔ مجال ہے جو لڑکی کسی کی بات سن لے، میں پھر بھی راضی ہو جاؤں گی، لیکن ریشام نہیں۔ سالار کی شادی میں اس سے کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ وہاج کی پراپرٹی کا زیادہ شیئر فاز کے حصے میں آئے گا۔ بریزے کو سوائے چند کروڑ کے کچھ نہیں ملنا، اور جتنی پراپرٹی فاز اور بریزے کو ملے گی، ریشام اس کی اکلوتی وارث ہوگی۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ وہ پراپرٹی حویلی سے باہر جائے۔ آپ بیٹے کی شادی کر رہے ہیں یا پراپرٹی ڈیلنگ؟ کم از کم اپنے بیٹے کی خوشیوں کو تو کاروبار کی نظر مت کریں۔ عبیر کی طرح سالار بھی میرا فرما بردار بیٹا ہے۔ وہ کبھی میرے فیصلے کی مخالفت نہیں کرے گا۔ اور اگر اس نے کی تو؟ سفینہ سے نے سرد لہجے میں پوچھا۔ اگر تمہارے مجبور کرنے پر اس نے انکار کیا تو پھر اس کے نتائج سنگین ہوں گے، سالار کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی۔ سفینہ تعین ان کے لہجے کی سنگینی اور الفاظ کی سختی کو دیکھتے ہوئے فی الفور بات کو وہیں ختم کر دینے کو ترجیح دی تھی، لیکن ایک بات تو طے تھی کہ وہ کبھی ریشام کو اپنی بہو کی حیثیت نہیں دینے والی تھی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد گھر جانے کے بجائے وہ امام صاحب کے پاس چلا آیا۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ مصافحہ کرنے کے بعد اس نے پوچھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ طبیعت ناسازی کی وجہ سے مسجد نہیں آ رہے تھے۔ ان کی جگہ داریان ہی امامت کروا رہا تھا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے بیٹا، اس عمر میں تو بس یہ چھوٹی موٹی بیماریاں لگ ہی جاتی ہیں۔ اللہ صحت دے آپ کو۔ میں عیادت کے لیے گھر آنا چاہتا تھا لیکن مصروفیت کی وجہ سے آ نہیں سکا۔ کوئی بات نہیں، لیکن وقت نکال کر ضرور چکر لگانا۔ شاہ صاحب بھی تمہیں یاد کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے تمہارا۔ شاہ صاحب کو میرا سلام کہیے گا، میں ضرور آؤں گا۔ کیوں نہیں؟ مسجد سے نکل کر اس نے گھر کے راستے پر قدم بڑھا دیے تھے۔ عام دنوں میں بھی اس علاقے کا موسم سرد ہی رہتا تھا، لیکن آج سورج آسمان پہ تشریف فرما تھا۔ اپنی نرم و سنہری کرنوں سے ہر سو روشنی بکھیری ہوئی تھی۔ وہ جب گھر پہنچا تو لان میں کافی ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ لان میں محیط، دائم اور ماشا کرکٹ کھیلنے میں مگن تھے۔ محیط کب سے وکٹ پر موجود تھا، کئی بار آؤٹ ہونے کے باوجود بھی بیٹ چھوڑنے کو راضی نہ تھا۔ اب کے ماشا اور دائم کھیل چھوڑ کر اس سے بیٹ واپس لینے کے در پہ تھے۔ انہیں وہیں چھوڑ کر وہ کچن میں چلا آیا جہاں عشاء کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ بھابھی، مصروف تو نہیں آپ؟ اس کے مخاطب کرنے پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ نہیں تو، کھانا بس تیار ہے، تم بتاؤ کوئی کام ہے؟ وہ سوالیہ انداز میں بولی۔ شاہ صاحب یاد کر رہے تھے تو شام کو انہی کی طرف جانے کا ارادہ ہے۔ آپ مصروف نہیں تو میٹھے چاول بنا دیں، انہیں کافی پسند ہے۔ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے اس نے کہا۔ کیوں نہیں، ابھی بنا دیتی ہوں، کچھ ہی دیر میں تیار ہو جائیں گے۔ عشاء نے خوش دلی سے جواب دیا تو وہ شکریہ کہتا دوبارہ لان میں چلا آیا جہاں ابھی بھی وہی شور و غل مچا تھا۔ کیا مسئلہ ہے موہت؟ اس نے سنجیدگی سے براہ راست اس سے پوچھا۔ آدھے ایک گھنٹے سے بیٹنگ کر رہا ہے، آؤٹ کر رہے ہیں تو مان نہیں رہا، آپ ہمیں بیٹ دلوائیں اس سے۔ موہت کی بجائے دائم نے جلدی سے اس کی شکایت کی۔ ادھر دو بیٹ۔ داریان نے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، لیکن داریان بھائی، اس نے ہچکچاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، لیکن داریان کی ایک ہی تنبیہ کرتی نظر پر دائم کو گھورتے ہوئے بیٹ اس کی جانب اچھال دیا۔ چلو بالنگ کرو اب، ماشا نے موہت کو کہا۔ تم دونوں کھیلو، یہ میرے ساتھ جا رہا ہے۔ میں کہاں جا رہا ہوں آپ کے ساتھ؟ موہت نے ناسمجھی سے پوچھا۔ امام صاحب کی طرف۔ داریان کا کہنا تھا کہ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ K2 پر جا کر وہاں سے چھلانگ لگانے کو کہہ دیں، میں بخوشی کر دوں گا، لیکن وہاں نہیں جاؤں گا آپ کے ساتھ۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے صاف انکار کیا۔ اندر مت آنا، گاڑی میں ہی میرا انتظار کر لینا۔ میں گلی کے کونے پر بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، اور اب گھر کے باہر رکنے کی بات کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب ہر بار تاکید کرتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو بھی کبھی ساتھ لایا کرو، اور تم ایسے کر رہے ہو۔ دائم تم چلو۔
उसका रोए सुखन अपनी जानिब मुड़ते देख उसके भी छक्के छूट गए। फरमान भाई को ले जाएं आप, मेरी तरफ से मौजत कबूल फरमाएं, उसने लज्जाजत से कहा। ठीक है, मत जाओ, लेकिन अब मेरे पास भी मत आना अपनी सिफारिशें करवाने, उससे मसनूई नाराजगी से कहा। तो उन दोनों ने शुक्र का सांस भरा कि आज फिर बचत हो गई। इतने प्यार से तुम्हारे भाई लेके जा रहे थे, चले जाते। उसकी मौजूदगी में वो खामोश थी, लेकिन उसके वहां से जाते ही दाइम और मोहत को नाराजगी से कहा, तुम्हें नहीं मालूम वहां पर क्या है, अगर पता होता तो कभी ये ना कह रही होती। मोहित ने सर झटक कर कहा, क्यों, ऐसा भी क्या है, उसने तजस्सुस से पूछा। गाजी इंडस्ट्रीज की पुरशको इमारत में मामूल का काम जारी और सारी था। ऐसे में ब्लैक 3 पीस सूट में मलबूस, हाथ में एक फाइल पकड़े उसके मतन को देखते हुए वो राहदारी से गुजर रहा था। पीछे पीछे चलता उसका मैनेजर फाइल से मुतालिक मजीद ब्रीफिंग उसे देने में मसरूफ था। बस कर जा जैद, अभी अभी इतना लंबा सफ़र करके पहुंचा हूँ, तुम मजीद मेरे सर में दर्द कर दो। फाइल उसे पकड़ाते हुए उसने 2 उंगलियों से पेशानी मसलते हुए थकान से कहा। कराची विजिट से आने के बाद वो घर जाने के बजाय सीधा ऑफिस ही आया था। वेरी सॉरी सर, लेकिन एक और बुरी खबर भी है। बता दो वो भी, वो साबका अंदाज में बोला। जॉन एंड सन्स का ऑर्डर अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है और सिर्फ कल का दिन बाकी है। उसके चलते कदम यकलख्त रुके, पेशानी पर गहरे बल लिए गर्दन घुमाकर उसको देखा। ये बात तुम अब बता रहे हो मुझे? आप कराची में थे तो कराची में ही था ना, दुनिया से तो नहीं चला गया था? मैनेजर की बात काटकर उसने दुरुस्तगी से कहा। तुम्हें मालूम भी है उस कंपनी का मालिक किस किस्म का साइको इंसान है, वो तो मेरी जान को आ जाएगा। समझ नहीं आता बाबा जान क्यों इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बुरे मूड के साथ कहते हुए उसने टाई की नॉट ढीली की। आपके लिए कॉफ़ी लाऊं सर? उसका गुस्सा कम करने को लजाजत से कहा। ज़रूरत नहीं, हाथ उठाकर उसने इनकार किया। जैद ने उसके लिए ग्लास डोर धकेला तो वो अपने पुरतइश कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ सामने ही मेज़ और कुर्सियाँ पड़ी थीं। एक तरफ सोफे भी मौजूद थे। मेज़ के पीछे वाली पूरी दीवार ग्लास की बनी थी। उसका ऑफिस 8वें फ्लोर पर होने की वजह से वहाँ से बाहर का मंजर काफ़ी दिलफरेब लगा करता था। बाकी की दीवारों पर लाइट ग्रे कलर का पेंट किया गया था। वहाँ के सोफे और कुर्सियाँ भी उसी की मैचिंग रंग की थी। बाबा जान ने जो नई सेक्रेटरी अपॉइंट की है उसे भेजो यहाँ। कोट उतार के स्टैंड पर लटकाते हुए उसने अगला हुक्म सादर किया तो वो ओके सर कहता जल्दी से वहां से निकला। मैं कम इन सर? दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हो चुकी थी। वो एक फाइल की वर्कगर्दानी में मसरूफ था। उसकी आवाज़ पर सर उठाकर देखा तो आंखों में शनासाई की लहर उभर कर मालूम हुई। दूसरी जानिब भी कुछ ऐसा ही हाल था। तुम? उस लड़की के माथे पर शिकनों का गहरा जाल बिखरा। जीन्स और कुर्ती पर दुपट्टे को मफलर की तरह गर्दन में लपेटे, लंबे बालों की ऊंची सी पोनी बनाए वो अपने तीखे नकूश के साथ उसे ही घूर रही थी। डोंट टेल मी कि बाबाजान तुम्हें मेरी सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। वो यकीन नहीं करना चाहता था। अफसोस कि यही सच है। अगर मुझे ज़रा सी भी भिनक पड़ जाती कि मुझे यहाँ तुम्हारे लिए काम करना पड़ेगा तो मैं मर के भी यहाँ कदम न रखती। तेज लहजे में चबा कर कहते हुए एक शोला नज़र उस पर डालती वो रूम से बाहर ही निकल गई थी। उसे मालूम था कि वो क्या करने गई है, इसलिए सर झटकते हुए ब्लैक कवर वाली फाइल उठाई जो जैद कुछ देर पहले ये कह कर रखे गया था कि सर ये न्यू सेक्रेटरी की डिटेल्स हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। लेकिन करने के लिए उसके पास और भी ज़रूरी काम थे जब भी उसे नज़रअंदाज कर गया था। उसने कभी गुमान भी नहीं किया था कि उस लड़की से कभी इस तरह मुलाकात होगी। फाइल उठाकर नज़रों के सामने की तो एक सफ़े पर उसकी सारी डिटेल्स प्रिंट आउट की गई थी। उसका नाम, पता, क्वालिफिकेशन, तजर्बा, स्किल्स, फ़ोन नंबर। एक सरसरी से निगाह डालकर उसने वो फाइल मेज़ पर डाल दी। इतने में दोबारा वो दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुई थी। इस बार दस्तक देना ज़रूरी नहीं समझा था। फेंकने के से अंदाज में एक एनवेलप उसने मेज़ पर रखा। मेरा रेजिग्नेशन लेटर, साथ ही चबाकर इतला भी दे डाली। मुकाबिल के होंठों पर इस्तेहज़ाई सी मुस्कुराहट उभरी। मिस मेहरमा सुल्तान। रॉकिंग चेयर पर पीछे को टेक लगाते हुए वो उससे मुखातिब हुआ। मैं 2 बातें आपके इल्म में लाना चाहता हूँ। पहली तो ये कि उस शख्स की कोई बात सुनने की वो रवादार नहीं थी, लेकिन सुनने पर मजबूर थी क्योंकि वो बॉस की हैसियत से उसके सामने बैठा था। जो कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया था उसमें साफ साफ लिखा था कि आप जब भी जॉब छोड़ना चाहें तो उसके 1 महीने तक आपको विदाउट पेमेंट काम करना होगा, फिर उसके बाद आप कंपनी छोड़ सकती हैं। और दूसरी बात ये, आप कंपनी से एडवांस निकलवा चुकी हैं। अब अगर आप काम किए बगैर जॉब छोड़ेंगी तो मुझे मजबूरन आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप एडवांस वापस करती हैं तो फिर भी आपको 1 महीना यहाँ काम लाजमी करना पड़ेगा। सीधे हाथ में पेपर वेट घुमाते हुए वो काफ़ी सुकून से कहता हुआ उसका सुकून दरहम बरहम कर रहा था। अपनी सीट पर जाइए और जाकर अपना काम करें, लेकिन पहले एक कॉफ़ी मेरी टेबल पर पहुँचा दीजिएगा। तंज भरी मुस्कान से कहता वो दोबारा अपने काम की जानिब मुतवज्जे हो गया। गलती कर रहे हो तो मुझे यहाँ रोक कर। मेहरमा का बस नहीं चल रहा था कि उसका गला दबा दे।
اپنی حد میں رہ کر مجھ سے بات کریں گی تو بہتر ہوگا آپ کے لیے. میں آپ کا باس ہوں, کلاس فیلو نہیں. رکھائی سے کہتے ہوئے ایک جملے میں وہ بہت کچھ اس پر جتا گیا تھا. اللہ مجھے صبر دے. گہری سانس بھرتے ہوئے اپنے اختیار پر قابو پاتے ہوئے وہ کچھ کہے بغیر اس کے روم سے واک آؤٹ کر گئی. اس کے برابر میں ہی سیکرٹری کا چھوٹا سا آفس تھا. دونوں ہاتھوں میں سر گرائے چیئر پر بیٹھی خود کو انتہا کا بے بس محسوس کر رہی تھی. جب ہی فون کی بیل بج اٹھی اس نے ہڑبڑاتے ہوئے جلدی سے ریسیور اٹھایا. کافی نہیں پہنچی اب تک. اس کے ہیلو کہنے سے پہلے ہی وہ آواز ابھری تو اس کا دل شدت سے ماتم کرنے کو چاہا. وہ کیسے برداشت کرے گی اس انسان کو؟ وقت لگتا ہے کافی بننے میں. اس نے خود کو کچھ سخت کہنے سے باز ہی رکھا. 2 منٹ میں بنا کر لے آؤ. اگر 2 سیکنڈ بھی اوپر ہوئے تو اس نے تنفر سے پوچھا. نہیں, وہ یہ دھمکی کس کو دے رہا تھا؟ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ کیا جاب سے نکال دے گا؟ ارے یہ تو بہت اچھی بات تھی. مہنما کا دل بلیوں چلنے لگا. غصہ پل میں جا کی طرح بیٹھ گیا. یقیناً دیر سے کافی بنانے پر وہ اسے فارغ کر دے گا, اور یہی تو وہ چاہتی تھی. وہ بھی دل میں سوچ ہی رہی تھی کہ وہ 2 منٹ نہیں بلکہ 5 منٹ دیر سے لے کے جائے گی. تو یہ کہ تمہیں 2 مہینے مزید اس آفس میں جاب کرنا ہوگی, اور یہی نہیں, جتنے منٹ دیر کرو گی تمہارا دورانیہ اتنا ہی بڑھتا جائے گا. اگر 5 منٹ لیٹ کرو گی تو 5 مہینے, اور بس پھر اس میں مزید سننے کی تاب باقی نہ رہی. ایک انجانے سے خوف کے تحت اس نے جلدی سے فون کریڈل پر ڈال دیا. دوسرے ہی لمحے وہ اسے صلواتیں سناتی جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے کافی تیار کر رہی تھی. یہ سالار غازی اس کی جان کا عذاب بن کر اس پر نازل ہوا تھا. وہ اس وقت اپنے روم میں موجود تھی, ورنہ پچھلے کچھ دنوں سے اپنے ساتھ ہو رہے عجیب و غریب واقعات کو دیکھتے ہوئے وہ جس ذہنی اذیت کا شکار تھی, ایسے میں رات کو خوف کے باعث ابھی بھی ریشام کے ساتھ ہی سویا کرتی تھی. آج وہ بریزے کو کچھ پریشان اور کافی اداس سی لگ رہی تھی. اسے کچھ دیر پرائیویسی دینے کے خیال سے اس نے سوچا کہ وہ دیر سے روم میں جائے گی. کمرے کی ہلکی پھلکی سے صفائی کرنے کے بعد کپڑے چینج کرنے کی نیت سے وہ وارڈروب کی جانے پڑ گئی. جب اسے کھولا تو ٹھٹک کر رکی. تو ہم نے ہی ایک تازہ گلاب مہک رہا تھا, جیسے کہ ابھی ابھی کسی نے باغ سے توڑ کر وہاں رکھا ہو. اس کے چہرے کے رنگ پل میں بدلے. کیا یہ سلسلہ پھر سے شروع ہونے والا تھا؟ کپڑوں کو بھول بھال کر وہ دروازہ زور سے بند کر کے مڑی. ارادہ جلد سے جلد اس کمرے سے نکل کر ریشام کے کمرے میں بھاگنے کا تھا, لیکن جب مڑی تو قدم جیسے وہیں پر جم کر رہ گئے. سکی سانسوں اور ساکت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی جو نہایت ہی سکون سے وہاں موجود تھا. اس نے روم میں داخل ہوتے وقت ساری لائٹس جلا دی تھی جو اب ایک ایک کر کے خود بخود بند ہوئی جا رہی تھی. صرف ایک ٹیوب لائٹ کی روشنی وہاں پھیلی تھی جس سے کمرہ نیم تاریک اور خوابیدہ سا لگ رہا تھا. وہی جانی پہچانی سے خوشبو وہاں کے در و دیوار سے ٹکرانے کے ساتھ ساتھ بریزے کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے لگی. اس کے لب کچھ کہنے کے لیے تھر تھرائی تھے, لیکن آواز نے ساتھ نہ دیا. نووارد کی حد سے زیادہ سفید رنگ اور اتنی ہی گہری سی آنکھیں. اپنی جگہ سے حرکت کرتے ہوئے اس نے فقط 2 قدم اس کے جانب بڑھاتے ہوئے اسے حد درجہ خوف کا شکار کر دیا تھا. کیا کر رہے ہو؟ وہیں رہو. بے ساختہ پیچھے ہٹتے ہوئے وہ بمشکل لفظ ادا کر پائی تھی. کیا میں تمہیں خوفزدہ کر رہا ہوں؟ اس نے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کر بھاری مگر دلکش آواز میں استفسار کیا. کون ہو تم؟ الماری سے لگی اس نے کامتے لہجے میں پوچھا. ایک ہی سوال کتنی بار کرو گی بریزے؟ جب تک تم سچ نہیں بتا دیتے, اس نے ڈرتے ڈرتے کہا. میرا نام فاطم ہے. اور شاید اتنا تعارف کافی نہیں تھا. وہ مبہم سا مسکرایا. اور یہ کہ میں جن ہونا تم؟ اس کی بات کاٹ کر وہ جلدی سے بولی تو اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا. لیکن تم جن کیسے ہو سکتے ہو اور مجھے کیسے دکھائی دے سکتے ہو؟ میں جن کیوں نہیں ہو سکتا اور تمہیں کیوں نہیں دکھائی دے سکتا؟ وہ جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر رہا تھا. بریزے نے پلکیں میچ کر کھولتے ہوئے گہری سانس بھری. یہ سچ نہیں ہے بریزے, اس پر دھیان مت دو. یہ حقیقت میں نہیں ہے, یہ صرف ہیلوسینیشن ہے. دونوں رخساروں پر ہاتھ رکھے وہ دھڑکتے دل کے ساتھ خود کو یقین دلا رہی تھی. لیکن جب پلکیں اٹھا کر دوبارہ اس کی سمت دیکھا تو وہ اسی طرح کھڑا اسے دیکھ رہا تھا. اس دفعہ وہ خود کو سمجھا نہیں پائی تھی. چیخنا مت بریزے. اس سے پہلے کہ وہ دل دوست چیخوں سے پوری حویلی کو اکٹھا کر لی تھی, فاطم نے سختی سے اسے روکا. کیوں؟ کیا تم مجھ پر جادو کر دو گے؟ سامنے کھڑا وہ شخص ایک انسان سے ہی مشابہت رکھتا تھا, لیکن خود کو جنات کی مخلوق میں سے بتا رہا تھا. وہ کوئی بریزے کا خیال نہیں تھا جسے وہ جھٹک دیتی, نہ وہ کوئی خواب تھا کہ جھٹ سے آنکھیں کھولتی. وہ تو حقیقت تھا, مجسم حقیقت, جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا. اگر تو وہ وہی تھا جو وہ کہہ رہا تھا تو بس پھر بریزے کو تو خوف سے ہی مر جانا چاہیے تھا. لیکن اتنی خوفزدہ ہونے کے باوجود بھی وہ وہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلی تھی. جنوں کے بھی نام ہوتے ہیں کیا؟
खौफ और बेबसी की मिली जुली कैफियत में उसकी आंखों में आंसू से चमक रहे थे, लेकिन अपने तजस्सुस के हाथों में खुद को रोक नहीं पाई थी सवाल करने से। इंसानों के हो सकते हैं तो जन्नात के क्यों नहीं हो सकते? लेकिन जिनों को भी अल्लाह नहीं बनाया है। तुम अल्लाह को मानते हो? जाहिर है जिसने बनाया है उसकी की जात से कोई कैसे मुनकिर हो सकता है। लेकिन मैंने सुना था कि जन्नात बुरे होते हैं, उनसे पनाह मांगनी चाहिए। बेशक, लेकिन सारे जन्नात बुरे नहीं होते। कुछ नेक, शरीफ, परहेजगार और इबादत गुजार भी होते हैं, मेरी तरह। क्या वो भी ऐसे ही किसी लड़की को तंग करने पहुंच जाते हैं? फातिम ने उसकी बात पर नजरों का जाविया बदलते हुए कान की लौ को मसला। उसके सवाल का जवाब वो देना नहीं चाहता था। मैं सब समझ रही हूँ तुम्हारी ड्रामेबाजी को, खुद को जिन बनाकर पेश कर रहे हो मेरे सामने, लेकिन मैं जानती हूँ तुम यकीनन हवेली में चोरी छुपे दाखिल होकर मेरे कमरे में आए हो ना। और ये कहाँ से मेरे पीछे पड़ गए हो तुम? तुम्हारी वजह से इतना जहनी तौर पर परेशान रही हूँ मैं कि बता भी नहीं सकती। मैं उसके लिए मौजूद ख्वाह हूँ, हल्का सा सर झुकाते उसने निदामत से कहा, लेकिन उसका अंदाज उसके लफ्जों से मैल नहीं खा रहा था। अपनी मौजरत अपने सर में मार लो और अपने ये गुलाब के फूल उठाओ और चलते बनो यहाँ से, वरना यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकोगे तुम। तुम्हें मालूम है लोग तुम्हारे बारे में क्या राय कायम रखते हैं? फातिम ने दोनों बाजू सीने पर बांधे हुए सुकून से पूछा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं सुनने में, वो नखुवत से बोली, लेकिन अंदर ही अंदर मुतजस्सिस थी। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा। वो कहते हैं कि तुम एक बदतमीज़, बदतहजीब और मुंहफट लड़की हो जो किसी को खाते में नहीं लाती, न किसी की सुनती है और ना ही किसी की मानती है, सिर्फ अपनी मनमानी करती है। उंगलियों पर वो उसकी एक खूबी को बयान करता जा रहा था, जबकि हैरत से मुंह खोले वो उसे तक रही थी। किसने कहा है तुमसे ये? मारे शिद्दत के उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। उससे अपनी रूड नेचर का अंदाजा था, लेकिन ये नहीं जानती थी कि लोग इस किस्म की राय रखते हैं उसके बारे में। किसने कहा, क्यों कहा, ये अहम नहीं रखता, लेकिन ये जान लो कि तुम्हारी दिल आज़ारी का जो सबब बनेगा वो मेरे इताब का निशाना ज़रूर बनेगा। बरीज़े का दुख कुछ हल्का हुआ तो कीना तोड़ नजरों से उसे देखा। और तुम कौन हो? क्या लगते हो मेरे? मैं क्या लगता हूँ? उससे सोचने की अदाकारी करते हुए कान खुजाया। इसका जवाब उधार रहा। क्या मतलब उधार रहा? अभी बता कर जाओ। बरीज़े, दरवाजे पर से उभरी हैरतों की शिद्दत से लबरेज आवाज़ पर बरीज़े ने चौंक कर उस जानिब देखा जहाँ फाज खड़ा अजीब नजरों से उसे देख रहा था। किससे बातें कर रही हो तुम? उसके लहजे में हैरानगी थी, अशरबा था। बरीज़े की दिमागी हालत पर उसे शुबह गुजरा जो खुद से बातें कर रही थी। मैं? जैसे किसी ने उसे होश की दुनिया में ला पटका। झटके से गर्दन घुमाकर अपने सामने देखा। खामोशी में घिरा कमरा खाली था, वहां उसके अलावा किसी का नामो निशान न था। उसने बेसाख्ता दिल पे हाथ रखा।